गूगल 3 करोड़ 20 लाख मच्छर वो माहौल में छोड़ने लगा है। हाँ जी, मच्छर। ड्रोन F-16, F-35 लाइटनिंग या B-2 बम्बर की बात नहीं मैं कर रहा, वो तो छोड़े ही जा रहे हैं, लेकिन ये मच्छर तो इन जंगी जहाज़ों से ज़्यादा खतरनाक है। जितनी डेथ्स इस मच्छर की वजह से हुई, जंगों में भी नहीं हुई। और ये मच्छर की पॉपुलेशन जब बढ़ जाएगी तो क्या तबाही आएगी या क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज हम करेंगे इस इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़रूरी वीडियो में। हमारे साथ रहिएगा। व्हाट इज़ SIT टेक्निक, ये स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक क्या है जिसमें कीड़ों को बांझ कर दिया जाता है, यानी ये कीड़े आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकते, अफजाइश नस्ल नहीं होगी, कीड़ों की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो इसका ओवरऑल नेचुरल इकोसिस्टम पे क्या असर होगा। क्योंकि पहले ही कीड़ों की जो कुल इकसाम है वो 55 लाख हैं दुनिया में, और रोज़ाना एक किस्म से लेकर 10 किस्म तक वो नापैद हो रही है, नेचुरल एक्सटिंक्ट हो रही है। महीने में 30 से 365 तक और साल के अंदर 365 से 3600 तक कीड़ों की इकसाम वो नापैद होती चली जा रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं। इन हालात में स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक, जिसके अंदर आप कीड़ों को बांझ कर रहे हैं, मजीद पॉपुलेशन को बढ़ने से रोक रहे हैं, वो क्या असर लेकर आएगी। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दैट टेक्निक ऑन द एनवायरनमेंट। मच्छर ये इंसानियत का सबसे बड़ा कातिल मच्छर है, खुद नहीं मारता लेकिन ये वेक्टर है, यानी मुख्तलिफ डिजीजेस को, जिसमें मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, चिकनगुनिया, जिका वायरस वगैरह शामिल हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है, और फिर जंगल की आग की तरह ये बीमारियां फैलती चली जाती हैं, और सैकड़ों, हजारों, नहीं लाखों, करोड़ों, अरबों अमवात तारीख इंसानी में इस मच्छर की वजह से हुई हैं। तो सवाल यही पैदा होता है कि इतनी बड़ी मच्छर की पॉपुलेशन जब माहौल में रिलीज की जाएगी तो बिलखुसूस पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जनूबी एशिया के जो ममालिक हैं उनकी इन्वायरमेंट में क्या असर पड़ेगा। और इन तमाम बीमारियों में सबसे खतरनाक मलेरिया है। इसकी वजह से बहुत सी जंगें हुई, बहुत सी तहजीबें सफा हस्ती से मिट गई। अभी भी मच्छर की वजह से होने वाली अमवात सालाना 6 लाख से 7 लाख तक रिपोर्टेड है। तारीख इंसानी में मच्छरों की वजह से अरबों अफराद मारे गए, जिसमें ज्यादा डेथ टोल तब की है जब मच्छर से बचाव की टेक्निक्स, मलेरिया की जदीद अद्वियात वगैरह नहीं आई थी। कोई खास साल तो मेंशन नहीं किया जा सकता, लेकिन लेट 90s में और अर्ली 20s के अंदर एक ही साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा अमवात रिपोर्ट हुई थी। और इन सब बातों के बावजूद गूगल करोड़ों मच्छर, यानी 3 करोड़ 20 लाख मच्छर माहौल में रिलीज करना चाह रहा है। इससे पहले भी ऐसी अटेम्प्ट हुई थी। स्क्रू वॉर्म फ्लाई, ये भी एक कीड़ा है, इसको मारने की कोशिश की गई थी। मेडिटेरेनियन फ्रूट फ्लाई, ये भी एक कीड़ा है, इसको भी मारने की कोशिश की थी। और टेस्टिस फ्लाई, इसको भी मारने की कोशिश की गई थी। उनका नतीजा क्या निकला, और सारे माजी को देखते हुए एक बार फिर इकोसिस्टम में टेम्परिंग की, इंटरफेरेंस की कोशिश की जा रही है। व्हाट विल बी द रिजल्ट, what will be the impact, and how they are going to conduct these experiments, this will be the topic of discussion in today's video. This is called Project Debug, और इस एक्सपेरिमेंट का मकसद वो मच्छरों की अफजाइश नस्ल रोकना है, यानी इन मच्छरों के अंदर पैदावारी की जो रिप्रोडक्टिव सलाहियतें हैं उसको ख़त्म करना है। होता क्या है कि मच्छरों की अफजाइश नस्ल की जाती है, उन्हें लेबोरेटरीज के अंदर पाला जाता है, जिस तरह हम घर के अंदर बकरी, मुर्गी और इस तरह के जानवर पालते हैं। दे ब्रीड मस्कीटोस, और इसमें नर मच्छर और मादा मच्छर को अलग अलग किया जाता है। याद रखिए, नर मच्छर, मेल मस्कीटो, ये नहीं काटता, सिर्फ मादा मच्छर काटती है। और ये क्या करते हैं, नर मच्छर के अंदर एक खास बैक्टीरिया डाल देते हैं जिसको वुल्बेकिया कहा जाता है। और वुल्बेकिया बैक्टीरिया जब नर मच्छर में होता है और नर मच्छर माहौल में रिलीज किया जाता है, तो ये देख लीजिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ये आम मच्छर नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक बैक्टीरिया मौजूद है। और जब ये माहौल के अंदर मादा मच्छर के साथ मेटिंग करता है, मादा मच्छर फिर अंडे देती है। वो अंडे हैच नहीं होते, बल्कि वो अंडे फूट जाते हैं, खराब होकर खत्म हो जाते हैं, और नए मच्छर वो नहीं पैदा होते। और इस एक्सपेरिमेंट का ROI अगर देखा जाए, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो कोलंबिया में जो एक्सपेरिमेंट हुआ, बहुत सी जगहों पर और भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, उनका आपको रिजल्ट बाद में बताएंगे, लेकिन कोलंबिया के अंदर जो एक्सपेरिमेंट हुआ, ROI, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखा गया कि जो हम लगा रहे हैं हमें वापस कितना मिल रहा है। उसमें इन मच्छरों को जो रिलीज किया जाता है, इन मच्छरों को जो बनाया जाता है, उसमें $5 लगता है तकरीबन एक बंदे के ऊपर, अगर उसकी एवरेज देखी जाए।
लेकिन इससे जो बचता है वो हेल्थ केयर में जो बाद में मलेरिया या बीमारियां हो जाएंगी, उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, जो अद्वियात का, हॉस्पिटलाइजेशन का और दीगर जो खर्चा होगा, वो एक बंदे का $10 हो रहा होता है। यानी ठीक ठाक फर्क है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट में। अब अगर पाकिस्तान जैसे मुल्कों की बात की जाए जहां डेंगू, मलेरिया, मच्छर के लिए पहले ही बहुत से सख्त इकदाम किए जा रहे हैं, मेरे पास स्टैटिस्टिक्स मौजूद है। ग्लोबल फंड्स ने 2024 से 2026 तक मलेरिया कंट्रोल पर $34 मिलियन वो पाकिस्तान के लिए मुख्तस किए, और 2026-2027 से जो अभी बजट आया है, इसमें HIV, TB और मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए 500 मिलियन रुपए रखे गए हैं। इंडिया में $550 मिलियन सिर्फ डेंगू की सालाना रोकथाम के लिए खर्च किए जाते हैं। और ऐसे तजुर्बात, ये जो SIT मैंने आपको बताया, जिसमें स्टेराइल इंसेक्ट कंट्रोल होता है, इंडिया के अंदर भी किए जा रहे हैं। बाज़ मकामात पर टेस्ट भी किया गया, और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे इक़दामात को किया जा रहा है ताकि बीमारियों को रोका जा सके। एक सवाल तो यहाँ पे ये पैदा होता है कि बिलाशुबा दिस इज़ ए सक्सेस स्टोरी, कोई तबाही नहीं आ रही, बल्कि ये एक बेहतरीन काम है। माजी के अंदर जिन ममालिक के अंदर ये हुआ, उसके बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स आए। वो रिजल्ट्स क्या हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। हमें एक खदशा है, मेरे जहन में एक बात आ रही थी, वो ये कि आज अगर ऐसे मच्छर बनाए जा सकते हैं जो कि बीमारियों को रोकें और मज़ीद इन ख़तरनाक जानवरों की अफजाइश नस्ल रुक जाए, यानी मज़ीद मच्छर पैदा ना हो, और मच्छर वेक्टर ही है, वो बीमारियां लेकर जाता है एक जगह से दूसरी जगह, एक इंसान से दूसरे इंसान, एक जानवर से दूसरे जानवर, और फिर प्रोलिफरेशन के साथ वो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अरबों हलाकतें होती हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर बीमारी को रोकने के लिए ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, तो बीमारी को फैलाने के लिए भी तो किए जा सकते हैं। आप दुश्मन मुल्क के ऊपर ऐसा कोई इकदाम उठा लें जिससे वहां पर बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, जैसे पहली रवायती हथियार हुआ करते थे। वी हैव एक्सपीरियंस ट्रेडिशनल वेपन्स, जो वॉर्स होती थी, जंगें होती थी, लेकिन आज AI आ गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सिर्फ टारगेट को हिट करना, हमारा अलग से पूरा इसके ऊपर प्रोग्राम भी मौजूद है। AI के ऊपर आप देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर क्लिप मौजूद है, जिसके अंदर AI की मदद से जदीद वॉरफेयर के अंदर क्या क्या तब्दीलियां आई, कितनी ज़्यादा हलाकतें हुई, डेवस्टेशन और कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट कितना ज़्यादा हुआ। तो आज अगर साइंस की मदद से ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, कीड़े पैदा कर दिए जाएं जो कि बीमारियों को रोके नहीं बल्कि ज़्यादा आगे बढ़ाएं, तब क्या होगा। बहरहाल जनाब, हम दोबारा मस्कीटो डीबग प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं, जो कि इंसान के लिए एक सक्सेस स्टोरी है। ऐसे तजुर्बात कौन करता है? एक तो गवर्नमेंट होती है, इसके अंदर इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं। आप जानते होंगे बहुत से मुख्तलिफ किस्म के साइंसदान होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। बॉटनी वाले वो पौधों को देखते हैं, ज़ूलॉजी वाले वो जानवरों को देखते हैं, और एक साइंसदान एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं जो कि कीड़ों पर बात करते हैं। तो ये तीनों लोग मिलकर एक अच्छी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं ताकि इंसानियत का फ़ायदा किया जा सके। और इस मंसूबे में ख़ास तौर पे USDA यानी यूनाइटेड स्टेट्स का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एटॉमिक एनर्जी और दीगर रिसर्च डिपार्टमेंट शामिल है। मेरे पास सक्सेस स्टोरीज मौजूद है जनाब। 2011 से 2016 में ऑस्ट्रेलिया में यह तजर्बा किया गया था, वुल्बेकिया बेस्ड SIT टेक्निक्स। इसने डेंगू को ऑस्ट्रेलिया के बहुत से इलाकों से ख़त्म कर दिया, और बहुत सी बीमारियां जो मच्छरों के ज़रिए होती थी उनको भी ख़त्म किया। वर्ल्ड मस्कीटो प्रोग्राम बनाकर ऑस्ट्रेलिया में इस दौर में ये काम किया गया था। बहुत मुस्बत रिजल्ट्स आए, और बहुत सी जगहों पर 70% से 90% तक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ यानी मच्छर से फैलने वाली बीमारियां ये ख़त्म हो गई। बहुत अरसे तक एडिस इजिप्टी नामी मच्छर जो डेंगू फैलाता है, उसकी प्रोडक्शन वहाँ पर नहीं हुई। इंडोनेशिया में 2015 से 2020 तक हुआ, 60 से 70% डेंगू के केसेस ड्रॉप हुए। याद रखिए, डेंगू ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट की डिजीज़ है, ये हर जगह पर नहीं होती। मच्छर जहाँ जिस टेम्परेचर में बढ़ता है, सिर्फ उसी जगह पर ये होती है। ब्राज़ील में ये एक्सपेरिमेंट हुआ 2014 से 2016 तक, और यहाँ पर 70 से 90% डेंगू नहीं बल्कि जीका और चिकनगुनिया, ये बड़ी खतरनाक बीमारियां ये भी, और होती है मच्छरों से, इनको भी वहां पे कंट्रोल किया गया। SIT स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं आपको। नंबर 1 तो वो होता है जो मैंने बताया कि नर मच्छर को वुल्बेकिया बैक्टीरिया के जरिए कर दिया जाता है, उसके अंदर डाल दिया जाता है, तो वो जब मेटिंग करता है अंडे पैदा होते हैं, अंडे हैच नहीं होते। और सेकेंड टेक्निक ये होती है कि नर को आप स्टेराइल कर देते हैं, यानी उसके अंदर
औलाद पैदा करने की सलाहियत को ख़त्म कर देते हैं। दोनों तरीक़ों से SIT चलती है। पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर 2011 में बहुत ज़बरदस्त वबा आई डेंगू की, और इस वबा में 21,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए और 300 से ज़्यादा हलाकतें हुई। और इसके बाद पंजाब हुकूमत की तरफ से एक वसी मुहिम चलाई गई जिसको लाहौर मॉडल का नाम भी दिया गया था, एंड दैट वाज अ सक्सेस। सिर्फ एक महीने में यानी 2012 के अंदर ही डेंगू केसेस के अंदर ड्रास्टिकली कमी आई और अमवात तो इस बीमारी से बिल्कुल जीरो हो गई। और इसमें सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट शामिल नहीं था, बल्कि एक हाइब्रिड अप्रोच थी जिसमें सोशल वेलफेयर, ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हर जगह पर बड़े बेहतरीन अंदाज से डेंगू को कंट्रोल किया गया। सर्वेलेंस रूम बनाए गए, रोजाना कारकर्दगी ली जाती थी और बड़े अच्छे अंदाज से, मुझे खुद भी याद है उस वक्त बड़े बेहतरीन अंदाज से डेंगू को, मच्छर को कंट्रोल किया गया था। प्रे मुहिम बड़ी जबरदस्त चलाई गई थी, हेल्पलाइन बनाई गई थी और भी बहुत से ऐसे काम किए गए थे जिसकी वजह से डेंगू कंट्रोल हुआ और आज तक उसके इंपैक्ट्स आ रहे हैं। जारी बात है कि निज़ाम अगर बन जाए तो उस निज़ाम को फिर चलना होता है और वो फिर दीगर आने वाले वक्तों के अंदर भी, एरास के अंदर भी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होकर रिजल्ट्स देता है। और दीगर जो SIT प्रोग्राम्स है इसके ऊपर भी पाकिस्तान के अंदर काम जारी है। अब मेरे पास जनाब ये है कि इससे पहले भी ये काम करने की कोशिश की गई। 3 इंसेक्ट्स वर टारगेटेड। आज तो मच्छर की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले 3 और कीड़े उनको निशाना बनाया गया था, जिसमें स्क्रू वॉर्म फ्लाई है और मेडिटेरेनियन फ्रूट फ्लाई है और टेस्टी फ्लाई है। इन तीनों को खत्म करने के लिए क्लासिक वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया गया एंड दैट इज अ ह्यूमन सक्सेस। उसमें भी कामयाबी मिली थी। ये तीनों सक्सेस स्टोरीज क्या हैं मैं आपको बताता हूं, जिसमें इंसानों को, जानवरों को और मईशत को बड़ा खतरनाक नुकसान पहुंच रहा था। स्क्रू वॉर्म फ्लाई ये एक पैरासिटिक फ्लाई है, यानी इसके अंदर क्या होता है कि इसका जो लार्वा होता है, इब्तदाई शक्ल का जो लार्वा होता है, वो जानवर के जख्म के ऊपर बैठता है, उसके मैगेट्स के ऊपर, और उसके जिंदा गोश्त को खाना शुरू कर देता है। अब क्या होता है कि वो छोटा सा जख्म बहुत बड़े इन्फेक्शन में तब्दील हो जाता है, जानवर 1 से 2 हफ्ते के अंदर मर जाता है, इंसानों को भी नुकसान हुआ और ज़राअत और लाइव स्टॉक को भी इससे नुकसान होना शुरू हुआ। खतरनाक कीड़ा था। और मेडिटेरेनियन फ्रूट फ्लाई, इसका क्या हुआ कि ये फलों के अंदर बैठकर अपने अंडे देती थी, फल अंदर से खराब हो जाता था। खास तौर पे 3 फल, एक उसमें माल्टा किन्नू वगैरह, सिट्रस, एप्पल और मैंगो। अब क्या हुआ कि ये तीनों फल जब अंदर से खराब हो जाते थे तो इनकी एक्सपोर्ट मुतासिर हुई, ओवरऑल प्रोडक्शन कम होना शुरू हो गई, एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और तीसरा है सेटसी फ्लाई, ये खून चूसने वाली मक्खी थी जो कि इंसानों में स्लीपिंग सिकनेस और जानवरों में नेगना नाम की बीमारी कॉज करती थी। अफ्रीका में जब ये बीमारी फैली सेटसी फ्लाई की तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ इंसानों में और कैटल्स के अंदर। अब इन तीनों को संभालने के लिए क्या किया गया, स्क्रू वॉर्म अमेरिका में और मैक्सिको में 1960 के अंदर स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक के जरिए इसका मुकम्मल खात्मा कर दिया गया, ये कीड़ा ही खत्म कर दिया गया। और फ्रूट फ्लाई, इसके लिए फेरोमोन ट्रैप्स बनाए गए, SIT टेक्निक शुरू की गई। USA, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल किया गया और लोकल एरेडिकेशन यानी मकामी तौर पे फ्रूट फ्लाई को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। इसके बाद सेटसी को मेनलैंड अफ्रीका के अंदर भी कंप्लीटली फिनिश कर दिया गया। बहरहाल इसके अलावा बहुत से वाकयात ऐसे भी हैं जिसमें इंसान ने जब नेचर के साथ थोड़ा रखना अंदाजी करने की कोशिश की, इंटरफेरेंस की कोशिश की, तो वो बैकफायर हो गया। जैसे 1859 के अंदर यूरोपियन रैबिट्स वाली बात बड़ी मशहूर है। थॉमस ऑस्टिन नाम के एक ऑस्ट्रेलियन ने UK से रैबिट्स मंगवाए, खरगोश, और ये तकरीबन 24 खरगोश थे। उसने क्यों मंगाए, ताकि अपनी स्टेट के ऊपर, अपने फार्म हाउस पर शिकार का शौक पूरा कर सके। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो खरगोश के कुदरती शिकारी हैं वो कम हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया, शिकारी कुत्ते, जंगली बिल्लियां वगैरह। और फिर खरगोश, इनकी अफजाइश नस्ल भी बड़ी तेजी के साथ होती है, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। 1920 के अंदर ये खरगोश की पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में, वो 24 मंगवाए थे उसने, अरबों में पहुंच गई, बिलियंस के अंदर। और फिर माइक्सोमेटोसिस वायरस खास तौर पे मुतारिफ कराया गया ताकि वो इन खरगोशों में फैले और इनको मार दे। और रैबिट हेमोरेजिक डिजीज ये भी लाई गई ताकि इन खरगोशों को मारा जा सके। नील पर्च, ये मछली वाली एक तहरीक चलाई गई थी युगांडा, तंजानिया और कीनिया के अंदर लेक विक्टोरिया के मकाम पर 1959 में।
मसला ये था कि गवर्नमेंट और माहीगीर फिशरमैन ये चाहते थे कि मछली बड़ी हो ताकि हमें फ़ायदा ज़्यादा हो सके। इन्होंने ये बड़ी मछली अंदर छोड़ दी, लेकिन नुकसान ये हुआ कि ये बड़ी मछली ये दीगर छोटे जानदारों को और दीगर छोटी मछलियों को खा जाती थी, और ये जो नुकसान था ये बड़ा हो गया और 50 से 300 तक मुख्तलिफ समुद्री हयात की नस्लें स्पीशीज दे वर किल्ड बाय नील पर्च। मजे की बात यह है कि मछली भी बड़ी हो गई, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गई, प्रोडक्शन भी बढ़ गई, लेकिन नेचुरल बायोडाइवर्सिटी तबाह हो। येलोस्टोन नेशनल पार्क 1872 में बना और 1926 के अंदर वहां पर भेड़ियों को मुकम्मल खत्म कर दिया गया। यह सोचा गया था कि भेड़िए वहां पर हिरन, और एक ये भी हिरन की नस्ल की कोई चीज़ होती है, उसको बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और वो थ्राइव नहीं कर पा रहे। सारे भेड़ियों की कलिंग शुरू की गई और 1926 में वहाँ मौजूद आखिरी भेड़िए को भी मार दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हिरन की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, हिरन बहुत ज़्यादा हो गए और वहाँ पर मौजूद जो दरख्त थे, पौधे थे, उनको खाने लगे, और इस वजह से हिरन की पॉपुलेशन बढ़ रही थी। दरख्त, पौधे, पत्ते, फूल वगैरह ये कम होते चले जा रहे थे। विलो और एस्पाइन के दरख्त बिलखुसूस कम हो गए, तो जो जानवर उन दरख्तों में रहते थे उनकी रिहाइश और घर मुतासर होने लगे। दरिया के किनारे निबातात खत्म होने लगी। 1996 में दोबारा बाकायदा भेड़ियों को वहां पे छोड़ा गया और वो बैलेंस दोबारा से रिस्टोर हो गया। हिरन भी कम तादाद में हो गए, पौधे, दरख्त वगैरह भी दोबारा उगने लगे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में केन टोड नाम का एक काम हुआ। केन टोड एक मेंढक का नाम है जो कि खास कीड़े को खाता था, और ये कीड़ा फसलों को खाता था। इन्होंने कहा कीड़ा फसलों को खा रहा है, मेंढक ले आओ। ढेर सारे मेंढक छोड़ दिए। इन मेंढकों ने कीड़े को क्या खाना था ये उस कीड़े तक पहुंच ही नहीं सका, और जब ये मेंढक वहां नहीं पहुंच सका, मेंढक जहरीला था, इसने दीगर शिकारी जानवरों को मारना शुरू कर दिया, जैसे सांप, गो वगैरह। और वो जानवर अब जिन चीज़ों को खाया करते थे उनमें मसला आने लगा और ये एक बड़ा मसला पैदा हो गया। अब देखिए, इस तरह की रखना अंदाजियां ये काम भी करती हैं, लेकिन आज दौर बहुत जदीद हो गया है। और चीन के अंदर भी 4 पेस्ट प्रोग्राम नाम से एक मुहिम शुरू की गई, जिसमें चूहे, चिड़ियां, मक्खियां और मच्छर को टारगेट किया गया। स्पैरोज यानी चिड़ियों को यूं मारा जाता था कि चिड़ियां अनाज खा जाती हैं, चिड़ियों को मार देंगे तो हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। पूरी मुहिम चलाई गई, चिड़ियों के घोंसले तोड़ दिए गए, ढोल बजा बजा कर चिड़ियों को दूर किया जाता था, बच्चों बड़ों को तरगीब दिलाई गई कि चिड़ियों को मार दें। लाखों लाख करोड़ों चिड़ियों को मार दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि चिड़ियां अनाज तो खाती थी, लेकिन साथ एक खास कीड़ा पैदा होता है जो अनाज को ज़्यादा बुरे तरीके से ख़त्म कर देता है, खा जाता है, उसको गंदा कर देता है। ये चिड़ियां उस कीड़े को भी खाती थीं, और जब ये काम शुरू हुआ तो चिड़ियाँ उस कीड़े को खाती थी, वो कीड़ा ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि उन कीड़ों को खाने वाली चिड़ियाँ तो मार दी हैं, कीड़ा कैसे ख़त्म होगा। इस चीज़ की फिर रोकथाम के लिए हुकूमत ने बाकायदा इसके ऊपर नज़रसानी की और इस प्रोग्राम को वो रिवाइज़ किया और चिड़ियों की अफज़ाइश नस्ल के लिए दोबारा कोशिश शुरू की। बहरहाल आज AI का दौर है और बहुत सी जदीद ईजादात हम देख रहे हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है इंसानियत के फ़ायदे का काम जारी रहेगा और दुनिया में ऐसे इक़दामात के ज़रिए ज़्यादा तरक्की आए।